रूथ के कॉल पिक करते ही दूसरी साइड से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर रूथ तुरंत वहां से निकल गया। वहीं मीनाक्षी रूथ को जाते देख उसे गुस्से से घूर रही थी। रूथ बाहर आकर अपनी कार में बैठ गया। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो कुछ देर तक ड्राइविंग सीट पर पीछे की तरफ अपना सिर कर अपनी आंखें बंद कर बैठा रहता है। उसके कुछ ही सेकंड बाद उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। वो अपना मोबाइल निकालकर चेक करता है। उस पर एक वीडियो था। रुद्र उसे ओपन करता है, फिर वीडियो को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उस वीडियो को वो अपनी काली गहरी आंखों से बिना पलके झपकाए देखे जा रहा था। पूरा वीडियो देखने के बाद रुद्र अपना मोबाइल वापस बंद कर रख देता है। वाइफी, आई एम कमिंग, रुद्र खुद से कहता है, फिर अपनी कार को लेकर वहां से तुरंत निकल गया। अचानक ही कुछ सोचकर रुद्र के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वहीं हॉस्पिटल में सभी लोग परी की केयर कर रहे थे। परी भी सबसे बातें कर रही थी, लेकिन ना जाने क्यों उसका मन बेचैन था और उसकी नज़रें जैसे किसी की नज़रों को तलाश रही थी। उसकी नज़रें किसी और को नहीं, रूथ को ढूंढ रही थी। वो आज दोपहर से रूथ को नहीं देखी थी और अब रात होने को थी और रूथ अभी तक उसके सामने नहीं आया था। उसका मन रूथ को देखने के लिए बेचैन था, लेकिन वो इस बात से भी अनजान थी। करीब 1 घंटे बाद रूथ की कार हॉस्पिटल के बाहर रुकती है। वो अपने कार से बाहर आता है, फिर अपने लंबे लंबे कदमों को बढ़ाकर परी के वार्ड की तरफ जाता है। परी के वार्ड की डोर तक पहुंचकर रूथ रुक गया और फिर कुछ सोचकर अपने कदम वापस मोड़ लिए। रूथ वहां से सीधे हॉस्पिटल में बने एक केबिन में जाता है। ये रूथ की केबिन थी। जैसा कि पहले से आप सबको पता है कि ये रूथ का खुद का हॉस्पिटल है। इस कारण यहाँ रूथ का अपना एक प्राइवेट केबिन भी है। रूथ केबिन में जाकर वहीं केबिन से जुड़े अपने सीक्रेट रूम में जाता है। ये रूम बहुत बड़ा था। इस रूम में सारी फैसिलिटीज़ थी और वहाँ जाकर रूथ मिरर से पहले एक बार खुद की तरफ देखता है, फिर सीधे वॉशरूम में चला जाता है। शावर के नीचे खड़े होकर रूथ सब कुछ याद करने लगता है। सब कुछ सोचते हुए उसके आंखों के सामने वो वीडियो आ जाता है जो रूथ के कार में बैठने पर उसके पास आया था। अब मैं आप सबको बताती हूँ कि उस वीडियो में क्या देखा था रूथ, जिससे उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो वीडियो हॉस्पिटल की थी और उस वीडियो में परी की ही वीडियो थी, जिसमें परी सबके साथ थी, लेकिन उसकी आंखें बेचैन थी। सबके साथ बात करते हुए भी उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, जिसे देखकर रूथ समझ जाता है कि परी उसके लिए बेचैन है। इस कारण वो अपने प्लान को सोचकर डेविल स्माइल करने लगता है। कुछ देर बाद रूथ शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आया। इस वक्त उसने सिर्फ टॉवेल लपेट रखा था। अभी उसके चेहरे पर हल्की खुशी थी। वो कबर्ड से अपने कपड़े लेकर उसे पहन लेता है। फिर वो अपनी वॉच में टाइम देखता है। फिर वो रूम से बाहर आकर केबिन में अपने चेयर पर बैठ जाता है। फिर लैपटॉप पर अपना कुछ काम करने लगता है। करीब 1 घंटे बाद वो वापस से टाइम चेक करता है। अब तक रात के 11 बज रहे थे। फिर अपना लैपटॉप बंद करके उसे एक साइड रख देता है और चेयर पर से उठकर परी के वार्ड की तरफ बढ़ जाता है। अब तक सभी वापस चले गए थे, सिर्फ मान ही हॉस्पिटल में था। अभियन जी को भी मान ने आज अपने अपार्टमेंट पे भेज दिया था। मान भी दूसरे वार्ड में आराम कर रहा था। ये सारी बातें रूथ को पता था और वो ये भी जानता था कि परी वार्ड में अकेली है। रूथ अपने कदमों को बढ़ाते हुए परी के वार्ड की तरफ चल दिया। कुछ ही सेकंड में वो परी के वार्ड के बाहर था। वो धीरे से वार्ड का डोर ओपन कर अंदर जाता है। अंदर वार्ड में परी बेड पर सो रही थी। पहले रूथ डोर को अंदर से लॉक किया, फिर परी को देखा, जो दवा के असर के कारण वो अभी गहरी नींद में थी। रूथ परी के पास पहुंचकर वहीं बेड पर उसके पास बैठ गया, फिर बहुत ही प्यार से उसके मासूम चेहरे की तरफ देखने लगा। रात में परी के हाथ से ड्रिप निकाल दिया गया था ताकि वो आराम से सोए। रूथ सब कुछ ध्यान से देख रहा था। फिर कुछ बाद झुककर वो परी के माथे को चूम लिया। एंजल, मुझे पता है तुम हमारी शादी और हमारा साथ में बिताए खूबसूरत यादों को भूल गई हो, लेकिन मैं तो तुम्हारी सांसों में बसा हूँ और वहाँ से तुम चाह कर भी मुझे नहीं निकाल पाओगी। रूथ परी के गाल पर अपना एक हाथ रखकर खुद से बोला, फिर चुप कर धीरे से परी के दोनों गालों को चूम लिया, फिर हल्के से उसके होठों को चूम लिया। तुम्हारी आज की बेचैनी ने मुझे बता दिया है कि तुम मुझसे दूर तो नहीं जा पाओगी, और अगर तुम जाने के बारे में सोची तो भी मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। रूथ ने परी को देखते हुए खुद में बोला, फिर बेड के दूसरी साइड जाकर परी के बगल में लेट गया और परी को अपनी बाहों में भर लिया। पूरे 1 हफ्ते बाद आज वो परी को अपनी बाहों में भरा था। परी को बाहों में भरकर उसे एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। कुछ देर तक परी के चेहरे को निहारता रहा,
फिर वो उसी तरह देखते देखते ही कब नींद के आगोश में चला गया, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब विंडो से सूरज की हल्की गर्म किरणें परी के चेहरे पर पड़ी, तब वो कसमसाने लगी। फिर वो कसमसाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही सामने के नज़ारे को देख वो हैरान रह गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। अपने बिल्कुल बगल में रूथ को लेटा हुआ देखकर परी तो पूरी तरह से चौंक गई। रूथ लेटे हुए ही मुस्कुराकर परी को देख रहा था। परी रूथ को मुस्कुराते हुए देख हैरानी से चिल्लाने ही वाली थी कि तभी रूथ ने तुरंत परी के मुंह पर अपना हाथ रख उसे चुप रहने का इशारा किया। एंजल, ये क्या? तुम ऐसे चिल्लाओगे तो सभी सुन लेंगे और फिर सभी घबराकर यहाँ आ जाएंगे। रूथ धीरे से फुसफुसाकर उसने परी की तरफ देखते हुए बोला। परी अभी भी अपनी आंखें बड़ी कर रूथ को ही देख रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी क्योंकि रूथ ने अभी भी अपने हाथ को परी के मुंह पर रखा हुआ था। एंजल, अब तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? रूथ ने परी की तरफ देखकर पूछा। परी अपनी आंखों से रूथ को कुछ इशारा करती है, लेकिन रूथ परी के इशारे को कुछ नहीं समझ पाया। तब परी ने अपने एक हाथ से रूथ के हाथ को अपने मुंह पर से हटा दी। आप जब मेरे मुंह पर से अपने हाथ को हटाएंगे तब ना मैं कुछ बोल पाऊंगी। परी गुस्से से घूर कर देखते हुए रूथ से बोली। परी गुस्से में बहुत प्यारी लग रही थी। रूथ की नज़र तो परी के सुंदर चेहरे पर ही टिकी हुई थी। वो बस एक टक परी के चेहरे को ही देख रहा था। आप मेरे बेड पर क्या कर रहे हैं और आप यहाँ क्यों हैं? परी ने गुस्से से रूथ को घूर कर देखते हुए उससे पूछी, लेकिन रूथ की नज़रें तो बस परी के सुंदर चेहरे पर ही थी। वो उसी तरह देखते हुए परी के चेहरे की तरफ अपने एक हाथ को बढ़ा दिया। इससे पहले कि रूथ परी के चेहरे को छू पाता, उससे पहले ही परी ने रूथ के हाथ को पकड़कर उसे रोक दिया। आपको शर्म नहीं आता? ऐसे कोई अनजान अकेली लड़की के पास आता है? आप यहाँ से जाइए वरना। परी ने गुस्से से रूथ की तरफ देखकर उससे बस इतना ही बोल पाई। बाकी के शब्द उसके गले में ही रह गए क्योंकि रूथ अचानक परी के बिल्कुल करीब आ गया था, जिससे परी के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। रूथ परी की हालत को साफ समझ पा रहा था और उसकी हालत को समझकर उसे मन ही मन खुशी भी महसूस हो रही थी। एंजल, मैं तो तुम्हें ये बताने आया था कि आपके बाबा साहब तुम्हारे ठीक होने के बाद तुमको महल लेकर जाएंगे। तो क्या? रूथ परी के चेहरे के बिल्कुल करीब जाकर उससे कहा। परी तो रूथ के इतने करीब आने से ही सिहर उठी थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी अचानक वार्ड के डोर पर किसी ने नॉक किया। परी नॉक की आवाज़ सुन घबरा गई। वो घबरा कर रूथ की तरफ देखने लगी। वहीं रूथ को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह एक झटके में परी के चेहरे के पास जाकर उसके गाल को अपने होठों से छू लिया और अपने गाल को परी के गाल से टच कर तुरंत दूर हो गया। रूथ के ऐसा करने से परी के पूरे शरीर में एक तेज से करंट दौड़ गया। उसे एक अलग ही प्यार भरा एहसास महसूस हो रहा था, जिस कारण परी का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। जिस बात की खबर परी को नहीं थी वो अभी भी खोई हुई थी, जबकि रूथ मुस्कुराते हुए डोर ओपन कर वहाँ से जा चुका था। डोर पर डॉक्टर थे। जब डॉक्टर परी के पास आकर उसका चेकअप करने लगे तब परी को होश आया। वो चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाकर रूथ को देखने लगी, लेकिन रूथ वहाँ नहीं था। कुछ देर में डॉक्टर वहाँ से परी को अच्छे से चेक करके चले गए। ये अचानक कहाँ गायब हो गए और ये क्या बोल रहे थे अभी? परी रूथ के देखने पर खुद से बातें करते हुए रूथ की कई बातों को याद करने लगी। तभी उसे रूथ की बात याद आई, जिससे उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या कह रहे थे ये कि मेरे ठीक होते ही बाबा साहब मुझे अपने साथ महल लेकर जाएंगे? परी रूथ की बात सोचकर खुद में बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं वापस महल गई तो कहीं मेरी शादी उस बदतमीज इंसान से ना कर दे। परी कुछ सोचते हुए खुद में बड़बड़ाई। अब मैं आप सबको बता दूं कि परी को अपने महल से भागने और यहाँ मुंबई में आई। मुंबई आने पर रूथ का उसे अपने घर ले जाने तक का याद है। उसे अपने और रूथ की शादी और उसके बीच के प्यार, सारे प्यार भरे पल सब भूल गई है। सभी लोग परी से मिलने आए। परी सबसे बातें करने लगी। इसी तरह पूरा दिन बीत गया, लेकिन रूथ परी से एक बार भी मिलने नहीं आया। ऐसे ही पूरा एक हफ्ता बीत गया। सभी परी की बहुत ही अच्छे से केयर कर रहे थे, लेकिन इन एक हफ्ते में रूथ परी से मिलने नहीं आया था। वहीं परी बहुत ही बेचैन रहती थी क्योंकि उसका मन रूथ को देखने को बेताब था, पर उसे नहीं पता था कि हर रोज़ रात में सबके चले जाने और परी के सोने के बाद रुद्र चुपके से उसके वार्ड में आता था। फिर परी को अपने बाहों में भरकर सो जाता था, लेकिन परी को इस बात की कोई खबर नहीं रहती थी, बल्कि परी नींद से ही रुद्र के सीने से लिपट कर सो जाती थी।
परी हर रोज़ सोचती थी कि आज रुद्र उसे देखने आएगा, पर वो नहीं आता था तो परी उदास हो जाती थी। अब तक परी पहले से ही ठीक हो गई थी, इस कारण डॉक्टर ने उसे अगले दिन डिस्चार्ज करने के लिए कह दिया था, जिसे जानकर सभी बहुत खुश थे। शाम में सबके जाने के बाद अवेंद्र जी परी के पास आए। परी अपने बाबा साहब को देखकर खुश हो जाती है। गुड़िया, कल यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद आप मेरे साथ महल चल रही हैं। अवेंद्र जी ने परी की तरफ देखकर कहा। परी अपने बाबा साहब की बात सुन घबरा गई। वो वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो अपने बाबा साहब को नहीं भी बोल सकती थी, इसलिए वो बस चुपचाप अपने बाबा साहब को ही देख रही थी। चलो बेटा, आप जल्दी से सो जाओ, कल हमें निकलना है। अवेंद्र जी ने परी के कुछ ना बोलने पर उसके सिर को सहलाते हुए उससे कहा। फिर दूसरे रूम में सोने के लिए चले गए। वहीं परी आज बहुत बेचैन थी। वो बस किसी भी तरह अपने बाबा साहब के साथ महल नहीं जाना चाहती थी। वहीं देर रात में रोज की तरह रुद्र चुपके से वार्ड का डोर ओपन कर अंदर आया। परी अपनी आंखें बंद कर लेटी हुई थी। रुद्र को लगा कि रोज की तरह ही परी सो गई होगी, लेकिन परी आज जग रही थी। रुद्र इस बात से अनजान परी के बेड के पास जाकर लेट गया। फिर जैसे ही रुद्र ने अपने हाथ बढ़ाकर परी की कमर को पकड़ा, तभी परी की घबराकर एक चीख निकल गई। उसकी चीख वार्ड के बाहर तक जाती है। उससे पहले ही रुद्र ने परी के मुंह पर अपना हाथ रख दिया, जिससे उसकी चीख उसके गले में ही रुक गई। ये तुम क्या कर रही हो एंजल? ऐसे चिल्लाओगी तो बाहर से सारे डॉक्टर और नर्स सभी अंदर आ जाएंगे और फिर हम दोनों को साथ में देख लेंगे। और अगर साथ में देख लेंगे तो मेरा कुछ नहीं होगा, पर तुम्हें ही प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैं हाथ हटा रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी शोर मत करना। रुद्र परी की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा और फिर अपने हाथ को परी के मुंह पर से हटा लिया। मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? आप मेरे वार्ड में आए हो, वो भी चोरी से, तो आपको प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं, समझे आप? परी ने एटीट्यूड के साथ रुद्र की तरफ अपनी एक उंगली दिखाते हुए कहा। अरे मेरी एंजल की तो याददाश्त जाने के बाद उसका दिमाग तेज चलने लगा है। कहते हैं कि सिर पर चोट लगने से लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन यहाँ मेरी एंजल के साथ तो सब उल्टा है। रुद्र परी की बात सुन अपने मन ही मन में बोला। अब आप क्या सोच रहे हैं? मैंने जो पूछा है उसका जवाब दीजिए, समझे? परी रुद्र को कुछ ना बोलता देख उससे दोबारा पूछी। अरे हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी एंजल कितनी भोली है। उसे ये भी याद नहीं आ रहा है कि सभी लोग हमेशा लड़कियों को ही गलत समझते हैं, लड़कों को नहीं। रुद्र परी के गाल को प्यार से छूते हुए बोला। लेकिन सब लोग लड़कियों को ही गलत क्यों समझते हैं? लड़कों को क्यों नहीं समझते? ऐसा क्यों है? ये तो गलत है ना? परी ने रुद्र की तरफ देखकर बहुत ही क्यूट सा फेस बनाकर उससे पूछा। रुद्र को परी इस वक्त और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वो क्या है ना, हम लड़के बहुत मासूम होते हैं, इसलिए। रुद्र बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर परी से कहा। परी ने रुद्र की बात सुन मुंह बना लिया, जिसे रुद्र ने भी देख लिया था। वैसे तुम अभी सोई क्यों नहीं? कल तो तुम्हें अपने महल भी जाना है, तो तुम्हें तो जल्दी से सो जाना चाहिए। रुद्र परी का ध्यान भटकाते हुए उससे दूसरी बात पूछ लिया। महल जाने वाली बात सुनकर परी उदास हो गई। क्या हुआ एंजल, तुम ऐसे उदास सा चेहरा क्यों बना ली? क्या तुम महल नहीं जाना चाहती? रुद्र परी के उदास चेहरे को देखकर उसके मन की बात जानने के लिए उससे पूछा। हाँ, मैं महल नहीं जाना चाहती, परी ने उदासी से कहा। लेकिन क्यों? रुद्र परी की बात सुन पहले तो बहुत खुश हुआ, पर अपनी खुशी को छुपाते हुए हैरानी के भाव से परी की तरफ देखकर उससे पूछा। वो मैं नहीं बता सकती, परी ने रुद्र से नज़रें चुराते हुए कहा। लेकिन रुद्र को तो सब पता था, इसलिए उसे परी के ना बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, रुद्र कुछ सोचकर परी की तरफ देखकर उससे कहा। क्या सच में आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? परी ने अपनी आंखों में चमक लिए रुद्र से पूछा। हाँ, रुद्र ने परी के सवाल पर बस इतना ही कहा। तो बताइए आप मेरी कैसी हेल्प कर सकते हैं? परी ने रुद्र की तरफ अपनी नीली आंखों को बार बार झपकाते हुए उससे कहा। परी के पूछने पर रुद्र परी के कान के पास अपनी होंठ ले जाकर कुछ कहा, जिसे सुनकर परी हैरान नज़रों से रुद्र की तरफ देखने लगी। वो बार बार अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाकर रुद्र की तरफ हैरानी से देख रही थी। तभी रुद्र परी की हैरान नज़रों को इग्नोर कर आगे बढ़कर तुरंत अपने होंठ परी के सॉफ्ट होठों से जोड़ लिए। जैसे ही रुद्र ने परी के होठों पर अपने होंठ रखा, वैसे ही परी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। और रुद्र के ऐसा करने से परी के पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। वो कांप सी गई। वो जल्दी से अपने हाथ को रुद्र के सीने पर रख उसे खुद से दूर करने लगी। परी के बार बार खुद से दूर करने से रुद्र को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो परी के होठों से अपने होठ हटा लिए। तभी परी लंबी लंबी सांस लेने लगी। आपने ये क्या किया? आपने मुझे कैसे किस किया?
आप बहुत बुरे हैं। परी रूथ की तरफ घूर कर देखते हुए उससे कहा और फिर किसी छोटे बच्चों की तरह रोते हुए अपने हाथों का मुक्का बनाकर मारने लगी। रूथ परी को ऐसे रोते देख तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उसकी आंखों से बह रहे आंसू को साफ कर उसके सिर को सहलाने लगा। एंजल, रो मत। मैंने अभी जो तुम्हें प्लान बताया उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, उसमें कुछ गलत नहीं है। रूथ परी के सिर को सहलाते हुए बहुत ही प्यार से उससे कहा, क्या सच में ये कुछ गलत नहीं है? परी ने रूथ की बात सुन अपनी आंखों में चमक के साथ रूथ से पूछा। रूथ ने परी की आंखों की चमक को देखकर मुस्कुराकर हाँ कहा, जिससे परी खुश हो गई। तो एंजल, अब जब तुम खुश हो तो हम अपना कंटिन्यू करें। रूथ ने शरारत से परी की तरफ देखकर उससे पूछा। परी रूथ की बात को समझ नहीं पाई। वहीं रूथ बिना वक्त गंवाए एक बार फिर से परी के होठों को अपने होठ से जोड़ लिए। कुछ देर बाद रूथ ने परी के होठों को छोड़ दिया। परी लंबी लंबी सांसें लेने लगी। रूथ परी को तुरंत अपनी बाहों में भरकर सो गया। अगली सुबह परी की जब आंखें खुली तो वो देखी उसके सामने अभेंद्र जी और मान बैठे हुए थे। तभी उसे रात का सब कुछ याद आने लगा। उसे रूथ की याद आई तो वो घबरा कर जल्दी से अपने बगल में देखी, लेकिन रूथ उसे कहीं नहीं दिखा। अभेंद्र जी ने परी के चेहरे की घबराहट को देख लिया। क्या हुआ गुड़िया, तुम इधर उधर क्या ढूंढ रही हो? अभेंद्र जी ने परी के चेहरे को देखकर उससे पूछा। नहीं बाबा साहब, कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं तो आप सबको देख रही थी। परी अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए बाबा साहब से कही। अभय जी कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा दिए। तभी वहाँ पर एक नर्स आई। फिर उस नर्स की हेल्प से फ्रेश हुई, फिर वॉशरूम से बाहर आई। तभी डॉक्टर वहाँ आए। उन्होंने परी को अच्छे से चेक किया। राजा साहब, अब आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें अपने साथ ले जाइए, लेकिन इनका पूरा ध्यान रखिएगा और टाइम पर इनकी चेकअप करवाते रहिएगा। डॉक्टर ने परी को अच्छे से चेकअप करने के बाद अविन जी से बोले। फिर डॉक्टर वहाँ से चले गए। नर्स ने परी को नाश्ता कराई। चलिए गुड़िया, हम थोड़ी देर में यहाँ से महल के लिए निकलेंगे, ठीक है? आप भी तैयार हो जाना। अविन जी ने मुस्कुराकर परी से बोले। परी अपने बाबा साहब की बात सुन थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। तभी रुद्र वहाँ आया और अभेंद्र जी से कुछ कहा, जिसे सुनकर अभेंद्र जी गुस्से से रुद्र की तरफ देखने लगे। गुस्से के कारण उन्होंने अपने हाथों की मुट्ठी बना लिए। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ सर, और ये बात सच है कि परी मेरी वाइफ है। विश्वास ना हो तो आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए, वो भी मुझे अपना हस्बैंड मानती है, इस कारण वो मुझसे दूर नहीं जाएगी। रुद्र ने अभेंद्र जी की तरफ देखकर शांत भाव से कहा। रुद्र की बात सुन अभेंद्र जी ने परी की तरफ देखने लगे। परी ने तुरंत अपनी नज़रें नीचे की हुई थी। क्या ये बात सही है गुड़िया? अभेंद्र जी ने परी की तरफ देखकर पूछा। परी तो अपने बाबा साहब की बात सुन थोड़ा डर गई। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, वो बस चुपचाप खड़ी रहती है। अब चाहे जो हो, लेकिन मैं अब अपनी गुड़िया को आपके पास बिल्कुल नहीं भेजूंगा, और मैं इस शादी को भी नहीं मानता, इसलिए मेरी गुड़िया मेरे साथ महल जाएगी। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। अवेन जी ने रूथ की तरफ देखकर तेज आवाज में बोली। रूथ अवेन जी की बात सुन गुस्से से लाल हो गया। गुस्से से उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली, लेकिन अभी रूथ को अवेन जी से ज़्यादा परी के ऊपर गुस्सा आ रहा था। वहाँ मौजूद सभी लोग रूथ के गुस्से को समझ पा रहे थे। वहीं रूथ बस गुस्से से परी को घूर रहा था। अभेंद्र जी अपनी बात बोलकर बाहर चले गए। धीरे धीरे सभी वार्ड से जाने लगे। परी भी अपना सिर झुकाए वार्ड से बाहर जाने लगी। तभी रूथ ने परी के हाथ को एक झटके में पकड़ लिया। ऐसे कहाँ जा रही हो एंजल, वो भी मुझे छोड़कर? क्या आप मेरे साथ नहीं रहना? रूथ गुस्से से परी के हाथ को पकड़कर उसे दीवार से सटाकर बोला। परी कुछ नहीं बोल रही थी, वो बस अपने सिर को नीचे किए हुए थी और बार बार अपने हाथ को रूथ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वहीं रूथ परी को ऐसा करता देख गुस्से से उस पर अपनी और पकड़ कसते जा रहा था। हाथ छोड़िए हमारा, हमें दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़िए हमें। परी रूथ से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए धीरे से बोली। छोड़ दूँ तुम्हें एंजल? ये तो इस जन्म पॉसिबल ही नहीं है। इस जन्म में क्या, अगले हर जन्म में तुम सिर्फ मेरी हो। रूथ ने परी के बिल्कुल करीब जाकर उससे बोला। परी रूथ के इतने करीब आने से घबरा रही थी। उसे अपने शरीर में कुछ अलग सा एहसास हो रहा था, लेकिन ऐसा क्यों था ये बात वो समझ नहीं पा रही थी। वहीं रूथ धीरे धीरे परी के और करीब आए जा रहा था। रूथ के बिल्कुल करीब आने से परी की आंखें अपने आप बंद हो गई। तभी रूथ की नज़र परी के गुलाबी होठों पर गई। फिर वो खुद को रोक नहीं पाया और परी के गुलाबी होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। फिर परी के होठों पर बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगा।
परी भी रूथ की किस में एक पल के लिए खोने लगी और वो भी रूथ को बैक किस करने लगी। रूथ को परी के ऐसा करने से मन ही मन बहुत खुश हो गया, लेकिन तभी उसे परी का खुद से दूर करना याद आ गया। ये याद आते ही रूथ को गुस्सा आने लगा, जिस कारण उसका सॉफ्ट किस रफली किस में बदल गया। वहीं परी को रूथ के अचानक ऐसा करने से अपने होठों पर बहुत दर्द महसूस हो रही थी। फिर वो रूथ के सीने पर अपने हाथ रख उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, जिससे रूथ ने परी के होठों पर बाइट करके उसके होठों को छोड़ दिया। अब तक परी के होठ सूज गए थे, जिसे रूथ ने देखा वो मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। फिर वो परी के होठों पर अपने अंगूठे को रख उसे बहुत ही प्यार से सहलाने लगा, जिससे परी के मुंह से एक आह निकल गई। फिर परी एक झटके में रूथ के हाथ को झटक कर तुरंत वार्ड से बाहर चली गई। इस वक्त परी की आंखें नम हो गई थी, जिसे रूथ ने भी देख लिया। परी के जाते ही रूथ ने गुस्से से अपने हाथ का पंच बनाकर दीवार पर दे मारा, जिस कारण रूथ के हाथों से ब्लड निकलने लगा, लेकिन रूथ का उस पर ध्यान ही नहीं गया। क्यों क्यों आखिर क्यों एंजल, क्यों तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही हो? लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। तुम सिर्फ मेरी हो एंजल, रूथ ने गुस्से से खुद में कहा। यह कहकर रूथ ने तुरंत अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल किया। कुछ देर बात करने के बाद रूथ ने फ़ोन कट कर दिया। अब मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझसे दूर कैसे जाती हो एंजल, रूथ ने खुद से कहा। यह कहकर रूथ के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गया। कुछ देर बाद राजा अवेन जी परी को अपने साथ लेकर जाने वाले होते हैं, लेकिन परी का मन बहुत ही ज़्यादा बेचैन था। उसे रूथ की बहुत याद आ रही थी। उसका मन रूथ को देखने को कर रहा था, पर रूथ उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा था, वो ये नहीं समझ पा रही थी। अवेन जी जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर आते हैं, तभी रूथ उनके सामने खड़ा दिखाई देता है। रूथ बड़े ही स्टाइल से अपनी कार से सटकर खड़ा था। उसकी काली गहरी आंखें परी को ही देख रही थी। वहीं रूथ को देखकर परी एक बार फिर से अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। परी को रूथ को देख बहुत खुशी महसूस होती है। उसका मन कर रहा था कि वो भाग कर जाए और रूथ के सीने से लग जाए, लेकिन वो चाह कर भी अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। रूथ एक नज़र परी को घूरता है, फिर अपनी नज़रें उस पर से हटाकर अवेन जी की तरफ करता है और उनके सामने एक पेपर कर देता है। ये क्या है मिस्टर राठौर? मुझे अब कुछ भी ना तो देखना है ना ही सुनना है, अवेन जी थोड़े गुस्से में रूथ से बोलते हैं। आई थिंक राजा साहब, आपको एक बार इस पेपर को देख लेना चाहिए। रूथ अपने एक हाथ को अपने पैंट के पॉकेट में डाले और दूसरे हाथ में पकड़े पेपर को आगे बढ़ाते हुए बोला। अवेन जी रूथ को गुस्से से घूरने लगे तो रूथ उन्हें अपने आंखों से पेपर को देखने का इशारा किया। रूथ के इशारे को समझकर अवेन जी गुस्से से उस पेपर को रूथ से लेते हैं, फिर उसे खोलकर पढ़ने लगते हैं। इस वक्त परी अपनी चोर नज़रों से रूथ को ही देख रही थी, पर रूथ एक बार भी परी की तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन वो ये बात अच्छे से महसूस कर पा रहा था कि परी उसे ही देख रही है। पर रूथ अभी परी से बहुत नाराज़ था, इस कारण वो इस तरह उसे अपना गुस्सा दिखा रहा था। वहीं अवेन जी जैसे जैसे उस पेपर को पढ़ते, वैसे वैसे उनके चेहरे के भाव बदलते जाते। ये नहीं हो सकता, ये सब सच नहीं है, अवेन जी रूथ की तरफ देखते हुए गुस्से से पेपर को पढ़ते हुए बोले। अभी अवेन जी के हाथ में रूथ और परी के मैरिज सर्टिफिकेट थे, जिसे देखकर अवेन जी को भी उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। इट इज़ ट्रू राजा साहब, ये पेपर बिल्कुल सही है और इस पेपर के हिसाब से आप अपनी बेटी यानी मेरी वाइफ को कहीं नहीं ले जा सकते हैं, रूथ अपनी रौबदार आवाज़ में बोला। फिर रूथ चलकर परी के पास आया और तुरंत उसका हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ गया। तभी पीछे से अवेन जी ने अपनी बेटी परी का दूसरा हाथ पकड़ लिए। मैं अपनी बेटी को अब तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं भेजूंगा। मैं इस शादी और इस सर्टिफिकेट को बिल्कुल भी नहीं मानता, और अगर ये सच है तो मैं इस शादी को तोड़वा दूंगा। वैसे भी अब मेरी बेटी को अपना पिछला कुछ भी याद नहीं है, तो वो भी मेरे कहने पर इस शादी को तोड़ देगी, अवेन जी गुस्से से रूथ से बोले। फिर परी के हाथ को रूथ से छुड़वा लिए और अपने साथ लेकर कार की तरफ बढ़ गए। रूथ परी की तरफ देख ही रहा था कि शायद परी कुछ बोले, लेकिन परी बिना कुछ बोले अपनी नज़रें नीचे किए अपने पिता के साथ वहाँ से आगे बढ़ गई। रूथ को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे परी के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था, पर अभी वो कुछ नहीं कर सकता था। इससे पहले अवेन जी परी को अपने साथ कार में बिठा कर ले जाते, एक कड़क आवाज़ गूंज उठी। आप परी को रूथ से दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी शादी आज नहीं बहुत पहले बचपन में ही हो चुकी थी, जिसे तुम भी नहीं नकार सकते अभियंत्र। यह आवाज़ सुनकर अवेन जी के कदम रुक गए।
रुद्र भी ये आवाज़ सुनकर चौंक गया, क्योंकि वो इस आवाज़ को बहुत ही अच्छी तरह से पहचानता है। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि रुद्र के दादाजी की है। अभेन जी जब पीछे मुड़कर देखे तो एक एजेड आदमी को देखकर हैरान रह गए। अभेन जी हैरानी से बोले, अंकल आप यहाँ कैसे? हाँ अभेंद्र बेटा, मैं रुद्र का दादा हूँ। रुद्र मेरा पोता है और तुम अभी जिसे अपने साथ लेकर जा रहे हो वो मेरे घर की लक्ष्मी और मेरी पोता बहू है, जिनकी शादी बचपन में ही पूरे राजस्थान के सामने हो गई थी। ये तो याद है ना तुम्हें? रुद्र के दादाजी की बात सुनकर अभेन जी पुरानी यादों में कहीं खो गए। अभेन जी की पहली पत्नी यानी कि परी की माँ और रुद्र के माँ दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। उनके कारण ही अभेन जी और रुद्र के डैड के बीच भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसके साथ ही उनके बीच बिजनेस में भी साथ काम करते थे। इसी तरह एक बार अभेन जी के कहने पर रुद्र के डैड और मॉम दोनों ही राजस्थान आते हैं। उनके साथ साथ रुद्र के दादाजी और दादी जी भी राजस्थान गए थे। इस समय पूरे राजस्थान में शिवरात्रि का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। अभेन जी के कहने पर सारा इंतजाम किया गया था। मिस्टर राठौर और मिसेस राठौर ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे। इस समय रुद्र 12 साल का था, फिर भी उसे सब कुछ जानने की बहुत इच्छा रहती थी। वहाँ सजी सारी सजावट को देखकर रुद्र सब कुछ देखकर अपने दादाजी से सवाल पर सवाल किए जा रहा था और उसके दादाजी बहुत ही प्यार से सारे सवाल का जवाब दे रहे थे। उसी समय एक छोटी सी बच्ची पिंक कलर के लहंगे और अपने पैरों में पायल पहने हुए छम छम की आवाज़ के साथ वहाँ आई। वो दिखने में करीब 4 साल की लग रही थी। ये कोई और नहीं, हमारी परी थी। वो दिखने में बहुत ही सुंदर और क्यूट थी। उसे देखते ही रुद्र की काली गहरी नजरें उस पर ही ठहर गई। परी दौड़ते हुए अभेन जी के पास गई, जो कि वहीं सबके साथ सोफे पर बैठे हुए थे। परी को देखते ही अभेन जी उसे अपनी गोद में बिठा लिए। इस पूरे टाइम पर रुद्र की नज़रें उस पर ही टिकी हुई थी। बाबा साहब, आज इनकी शादी है ना? परी ने अपने सामने शिव जी और पार्वती जी की मूर्ति को एक साथ देखते हुए तोतली जुबान में बोली, हाँ बेटा, आज ये दोनों लोग दूल्हा और दुल्हन हैं और आज इनकी शादी है। अभेन जी परी के चब्बी चिक्स को छूते हुए बोले। रुद्र एक टक परी के चेहरे को ही देख रहा था, अपने बाबा साहब से बातें करते हुए उसकी नीली चमकीली आंखों और खूबसूरत चेहरे को ही देख रहा था। वो चाह कर भी परी के ऊपर से अपनी नज़रें को हटा नहीं पा रहा था। रुद्र के दादाजी कब से परी को ही देख रहे थे। वो परी को अपने पास बुलाकर रुद्र को परी से मिलवाया। परी रुद्र से मिलकर बहुत खुश होती है। रुद्र, जो कि कभी किसी लड़की से बात तक नहीं करता था, वो आज परी से बहुत खुश होकर उससे मिला। फिर परी उसे लेकर बाहर खेलने के लिए चली जाती है। दोनों साथ में खुशी खुशी खेल रहे थे। वहीं घर वाले दोनों को साथ में मुस्कुराते हुए खेलते देख रहे थे। दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। रुद्र की माँ और परी की माँ दोनों को साथ देखकर उनकी शादी करने के बारे में बातें करने लगती हैं। यार, आज तक मैंने अपने बेटे के चेहरे पर इतनी खुशी नहीं देखी थी। अब देख, मैं तेरी बेटी को अपनी बहू मान चुकी हूँ। रुद्र की माँ परी की माँ से खुश होकर बोली। परी की माँ भी मुस्कुराते हुए बोली, तू मेरी बेटी को अपनी बहू मान या नहीं, पर मैं तेरे बेटे को अपना दामाद पहले ही मान चुकी हूँ। और खबरदार, जो तूने मना किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? ये कहकर दोनों हंस पड़ी। वहीं पास में बैठे उन दोनों लोगों के पति भी उनकी बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। वहीं दोनों खेल रहे थे, तभी वहीं के मंदिर में तेज तेज घंटियां बजने लगी। परी रुद्र का हाथ पकड़कर मंदिर में लेकर गई। वहां पर बड़े बड़े पंडित जी पूजा करा रहे थे। शिव जी और पार्वती माँ की शादी की सारी तैयारियां हो रही थी। धीरे धीरे शादी की रस्में होने लगी। सभी रस्मों को रुद्र और परी बड़े ध्यान से देख रहे थे। आप देखना दोस्त, एक दिन मेला दूल्हा भी आएगा और मुझसे शादी करेगा, फिर मैं उसकी दुल्हन बन जाऊंगी। परी रुद्र की तरफ देखकर अपनी तोतली जुबान में बोले। ये सब बोलते हुए परी की नीली आंखें चमक रही थी। वहीं रुद्र को परी की बात सुन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसकी काली गहरी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। फिर उसके दिमाग में कुछ चलने लगा। क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी और मुझे अपना दूल्हा बनाओगी? रुद्र परी के गोल मटोल चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर प्यार से बोला। ये सुनते ही परी की नीली आंखें चमक उठी। क्या सच में दोस्त, तुम मेरे दूल्हा बनेगा? परी अपनी नीली आंखों को बार बार झपकाते हुए खुशी से बोली। कुछ सोचकर रुद्र परी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर पंडित जी के पास गया। फिर पंडित जी जो जो रस्में शिव जी और पार्वती माँ के शादी की रस्में कर रहे थे, वैसे वैसे रुद्र भी परी के साथ सारी रस्में करने लगा। परी भी मुस्कुराकर रुद्र के साथ सब कुछ करने लगी। रुद्र वहाँ रखे सिंदूर को उठाकर
परी की मांग भर दिया। फिर वहाँ भगवान के चरणों में रखे काले मोतियों की माला पहना दिया। ये होते ही वहाँ पर तेज तेज नगाड़े बजने लगे। उसके साथ साथ तेज तेज घंटियाँ भी बजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आज जहाँ एक तरफ भगवान शिव जी और पार्वती माँ की शादी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ रुद्र और परी की भी शादी हो गई है। उन्हें देखकर यही लग रहा था जैसे शिव और पार्वती जी की शादी स्वयं भगवान की मर्जी हो। कुछ देर बाद रुद्र परी का हाथ पकड़े सबके पास लेकर आया। सभी उन दोनों को देखकर आश्चर्य थे। उसी समय वहां पर महागुरु आते हैं और सबकी तरफ देखकर बोले, ये जो हुआ है ये सब विधि का विधान है। भगवान ने खुद इनकी शादी करवाई है, जिसे कभी भी गलत नहीं ठहराया जा सकता है। सभी लोग महागुरु को देखकर उन्हें प्रणाम किए। महागुरु सबकी तरफ देखकर बस अपनी पलकें झपका दिए। फिर रुद्र और परी की तरफ देखने लगे, जहाँ परी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी और उसकी गोल मटोल आंखें चमक रही थीं। वहीं रुद्र के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बस परी के छोटे छोटे हाथों को अपने सख्त हाथों में पकड़ रखा था। दोनों को बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, पर हमेशा एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। महागुरु रुद्र के सिर पर हाथ रखते हुए बोले। सभी लोग महागुरु की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। महागुरु अपनी बात कहकर वहां से चले गए। वहीं सब लोग महागुरु के कहे बातों के बारे में सोच रहे थे। एक दो दिन वहां रहने के बाद रुद्र की फैमिली वापस मुंबई आ गई। हालांकि रुद्र परी को छोड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन सबने मिलकर ये डिसाइड किया कि दोनों के बड़े होने के बाद उनकी शादी पूरी रीति रिवाजों से करा दिया जाएगा। मुंबई पहुंचने के बाद रुद्र को उसके डैड ने आगे की पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया था और यहाँ परी की माँ की भी मौत हो गई थी, जिस कारण सबका आपस में कांटेक्ट धीरे धीरे खत्म होने लगा। फ्लैशबैक एंड। सभी लोग वहीं पास में बने होटल के एक रूम में बैठे हुए थे। परी के चेहरे पर अजीब से भाव थे। वो ये जानकर कि उसकी शादी बचपन में ही रुद्र से हुई थी, उसकी आंखों के सामने बचपन का दृश्य घूमने लगा। उसे ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था कि बचपन में उसकी दोस्ती एक लड़के के साथ हुई थी, जो कि उसकी मासा की फ्रेंड का बेटा था। दोनों साथ में खुशी से खेला करते थे और रुद्र के वापस चले जाने के बाद परी बहुत दिनों तक उसे याद करके रोती रहती थी। परी की आंखों के सामने बार बार वही सब आ रहा था। वो अब एकटक रुद्र की तरफ ही देख रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी रुद्र के पास चली जाए। वहीं रुद्र ने परी की तरफ एक बार भी नहीं देखा। वो परी को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। ये बात परी को भी महसूस हो रहा था। अभेंद्र जी रुद्र के दादा की तरफ देख रहे थे, पर कुछ भी बोल नहीं रहे थे। तभी रुद्र के दादा मिस्टर राठौर अपनी रौबदार आवाज़ में बोले, अब जबकि तुम्हें सब पता चल गया है तो अब दोनों को दूर नहीं रखा जा सकता है, इसलिए मैं अपनी बहू को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और अब तो तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तभी अभेंद्र जी बिना किसी की तरफ देखे बोले, नहीं, मेरी गुड़िया मेरे साथ जाएगी, वो आपके साथ कहीं नहीं जाएगी। उनकी बात सुनकर रुद्र के दादाजी, परी, उसका भाई, मान सब हैरान रह गए। वहीं रुद्र ये सुनते ही गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। परी का मन कर रहा था कि वो अपने बाबा साहब से कहे कि अब वो रुद्र के बिना नहीं रह सकती है, प्लीज़ उसे रुद्र से बिल्कुल दूर ना करे, लेकिन वो ये सब कहने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रही थी। अभी कोई कुछ कहता उससे पहले ही अवेन जी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सब इस बार और भी हैरान रह गए और हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। अवेन जी बिना किसी की तरफ देखे शांत भाव से बोले, चाहे कुछ भी हो, पर मैं अपनी गुड़िया को अपने साथ वापस लेकर जाऊंगा। अवेन जी की बात सुनकर रुद्र गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया। रुद्र के दादाजी भी थोड़े परेशान होकर बोले, पर अवेन बेटा, वो इतना ही बोल पाए थे कि तभी अवेन जी उनको रोकते हुए बोले, नहीं, आप कुछ नहीं बोलेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैं अपनी गुड़िया को अपने साथ ले जाऊँगा, तभी तो उसकी आपके पोते के साथ धूमधाम से शादी करा कर विदा करूँगा। अवेन जी की पहले बात सुनकर सभी को बहुत बुरा लगता है, पर जब सभी उनकी पूरी बात सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं। परी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें तो खुशी से चमक उठी। वो जल्दी से अवेन जी के पास जाकर उनके गले लग जाती है। अवेन जी प्यार से परी के सिर को सहलाकर बोले, अब तो खुश है ना मेरी गुड़िया। परी खुशी से हाँ में अपने सिर को हिला देती है। वो मुस्कुराते हुए चोरी से रुद्र की तरफ देखती है, जो सामने सोफे पर बैठा हुआ था और परी को ही देख रहा था। पर जैसे ही परी उसे देखती है तो रुद्र गुस्से से अपना मुंह फेर लेता है। ये देखकर परी उदास हो जाती है। अवेन जी आज ही वापस जाने वाले थे, पर रुद्र के दादाजी उन्हें रोक लेते हैं कि वो लोग कल
पहले पंडित जी से मिलकर दोनों बच्चों की शादी की तारीख तय करेंगे, फिर कुछ शुरुआत के रस्मों को करने के बाद वापस जाए। अबेन जी को भी वो सही लगता है और वो रुकने के लिए मान जाते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग कार में बैठकर वहाँ से राठौर मेंशन के लिए निकल जाते हैं। परी, कनक, शिवाय, तेजस्विनी राजवीर के साथ वाले कार में थी। रुद्र परी से नाराज था तो वो अपने ऑफिस का कुछ जरूरी काम बताकर वहाँ से अकेले ही चला गया था। वहीं परी सबके साथ हंस बोल रही थी, पर उसका मन सिर्फ रूथ के ख्यालों में ही था। वो जानती थी कि रूथ उससे बहुत नाराज है और वो वापस जाने से पहले रूथ को मनाना चाह रही थी, पर कैसे मनाए ये उसे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो थोड़ी बेचैन भी थी। भले ही परी अपनी पिछली यादें जो भी वो रूथ के साथ बिताई थी वो सब भूल गई थी, पर उसके और रूथ के बीच एक स्पेशल कनेक्शन था। उनके बीच का बेपनाह प्यार परी के दिल में बसा था, जो उसे रूथ के करीब जाने के लिए बेचैन कर रहा था। वहीं परी के पास बैठी कनक कब से उसे ही बड़ी गौर से देख रही थी। वो समझ गई कि परी कोई बात को लेकर परेशान है। आखिर एक सच्चा दोस्त थी, अपने दोस्त को देखकर ही उसके मन के भाव को जान जाती है। वैसे ही कनक भी परी को देखकर सब समझ गई थी। वो धीरे से परी को अपने साथ किचन में ले जाने के लिए बहाने से वहाँ ले गई, फिर एक साइड ले जाकर उससे बोली, हाँ तो परी बता, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मेरी दोस्त को इतना परेशान कर रही है? अरे कनक, ये तू क्या पूछ रही है? भला मुझे कौन सी बात परेशान करेगी? देख, मैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। परी कनक की बात पर अपने चेहरे पर नकली मुस्कान चिपकाकर उससे बोली। कनक परी के चेहरे को पकड़कर उसके चेहरे को इधर उधर घुमाकर उसे देखते हुए बोली, मुझे तो कहीं से भी तुम खुश नहीं लगती। अब अगर तुम हमें अपनी दोस्त मानती हो तो जल्दी से सब सच सच बता दो। परी कनक की तरफ लाचारी से देखती है, फिर वो रुद्र का उससे नाराज होना बता देती है। सब कुछ सुनकर कनक कुछ देर सोचकर वो मुस्कुराने लगती है, फिर वो परी की तरफ एक मुस्कान के साथ देखकर उसे कुछ आइडिया देती है, जिसे सुनकर परी हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ी करके उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या? नहीं यार, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? नहीं यार। वो परी की बात सुन कनक उसे घूरने लग जाती है। कनक, ये तू क्या बोले जा रही है? मैं भला उनके लिए ये सब कैसे करूँगी? तुझसे अच्छा तो मेरे पास आइडिया है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं ना उनके लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। परी अपनी आंखों में एक चमक लिए कनक की तरफ देखकर उससे बोली। वहीं कनक परी की बात सुनकर उसे घूरने लगती है। तू ना अपने दिमाग को थोड़ा कम चला, क्योंकि तेरे पास वो नहीं है, इसलिए अब जो मैं कह रही हूँ बस वो कर, समझी तू? कनक परी को घूरते हुए उसकी तरफ अपनी एक उंगली को दिखाकर बोली। परी कनक की बात सुन बस अपना मायूस सा मुंह बना ली। रात के करीब 8 बजे सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। सभी डिनर करते हुए आपस में बातें भी करते रहते हैं। वहीं परी का दिल बेचैन था, क्योंकि अभी तक रूथ आया नहीं था, जिस कारण उसे रूथ की बहुत चिंता हो रही थी। वो रूथ को देखने के लिए बेचैन हो रही थी। परी वहाँ सबके साथ तो बैठी थी, पर उसका मन तो कहीं और था। रात के करीब 12 बजे रूथ बिला आता है, तो इस समय सभी अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। रूथ एक नज़र चारों तरफ देखा, फिर वो मुंह बनाकर वहाँ से सीधे अपने रूम की तरफ चला जाता है। रूथ जैसे ही अपने रूम में पहुँचता है तो उसकी नज़र हैरानी से फटी की फटी रह गई। पूरे रूम को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। रूम में हल्की डिम लाइट जल रही थी। रूम में फर्श पर हर से बैलून बिखरे हुए थे। रूम में खुशबूदार कैंडल जल रहा था। सामने वॉल पर बड़ी खूबसूरती से लिखा हुआ था, आई एम सॉरी हबी। ये सब देखकर रूथ को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच है या सिर्फ सपना। रूथ समझ जाता है कि ये सब परी ने ही किया है। वो चारों तरफ अपनी नज़रें करके परी को ढूंढने लगता है, पर रुद्र को अपनी एंजल कहीं भी दिखाई नहीं देती है। तभी उसकी नज़र बालकनी की तरफ गई। रुद्र अपने कदम को बालकनी की तरफ बढ़ा दिया। वो बालकनी में पहुंचा तो उसे भी बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया था। बालकनी में भी फर्श पर बैलून बिखरे हुए थे। वहाँ पर एक साइड में राउंड टेबल पर बहुत ही अच्छी तरीके से डिनर को सजा कर रखा गया था। ये सब रुद्र अपनी आंखों में चमक लिए सब कुछ देख रहा था। रुद्र तो अब बेचैनी से चारों तरफ अपनी एंजल को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र एक जगह जाकर ठहर जाती है। रुद्र जब सामने देखता है तो सामने ग्लास रेलिंग से लगी परी खड़ी थी। उसने इस वक्त स्लीवलेस ब्लाउज के साथ ब्लैक कलर की नेट की फ्रिल वाली साड़ी पहन रखी थी। उसने अपने सिल्की काले घने लंबे बालों को खुला छोड़ रखा था, जो कि उसकी कमर तक आ रहे थे। बालकनी में इस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी, जिस कारण
परी के खुले लंबे बाल बार बार उड़कर परी के चेहरे पर आ रहे थे, जिसे वो अपने एक हाथ से बड़े ही प्यार से पीछे कर रही थी। इस वक्त परी सच में स्वर्ग से उतरी किसी परी की तरह लग रही थी। रुद्र, जो कि परी से नाराज था, अभी वो परी का ये रूप देखकर बेकाबू हो रहा था। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर खुद के इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो परी की तरफ बिना किसी भाव के देख रहा था। परी, जो कि कब से रुद्र को अपनी तरफ आने का इंतजार कर रही थी। जब रुद्र उसके पास नहीं आता है तो वो खुद धीरे धीरे अपने कदम रुद्र की तरफ बढ़ा देती है। रुद्र, जो कि खुद के इमोशन को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किए खड़ा था, वो परी को खुद की तरफ आता देख बेचैन होने लगा। उसके दिल की धड़कनें अचानक फुल स्पीड में धड़कने लगी थी। वहीं जब परी रुद्र के पास आ रही थी तो तेज हवा चलने के कारण उसकी साड़ी में से झांक रही उसकी गोरी पतली कमर रुद्र को साफ दिखाई देने लगी, जिससे रुद्र को अब खुद पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल होने लगा था। तो वो जल्दी से अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर कर बिना परी की तरफ देखे सर्द आवाज में बोला, आप राजकुमारी यहाँ क्या कर रही हो? वो भी इतनी रात को? यहाँ से जल्दी से चली जाओ, वरना कोई देख लेगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। रुद्र की आवाज़ में एक बेरुखी सी थी। ये कहकर रुद्र वापस रूम में जाने लगा। ऐसे मत बोलिए, मुझसे ये बेरुखी दिखाकर मुंह मोड़ कर मत जाइए, वरना आपकी एंजल जीते जी मर जाएगी। रुद्र को जाते देख परी तुरंत आगे बढ़कर उसे पीछे से हक कर अपने रूंधे गले से बोली। फिर उसकी आंखों में भरे आंसू बह निकले। जब रुद्र को अपने कंधे पर कुछ गीलापन सा महसूस हुआ तो वो समझ गया। वो जल्दी से पीछे मुड़ा और परी की तरफ देखा तो उसकी नीली बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भरे हुए थे। रुद्र चाहे कितना भी नाराज हो, पर अपनी एंजल के आंखों में आंसू उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर परी के बह रहे आंसुओं को साफ कर देता है। ये देखकर परी तुरंत रुद्र के सीने पर लगकर फूट फूट कर रोने लगी। रुद्र परी के बालों को सहलाकर प्यार से बोला, अब और नहीं एंजल, तुम जानती हो ना कि मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं पसंद। रुद्र के मुंह से अपने लिए फिर से एंजल शब्द सुनकर रोते हुए भी परी के होठों पर मुस्कान आ गई। वहीं रुद्र को, जो कि पहले से ही परी को दूर से ही देखकर बेचैन हो गया था, वो अब परी को खुद के इतना करीब पाकर उसके अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। अब उसे अपने शरीर में एक गर्माहट सा महसूस होने लगा। जब रुद्र की नज़र परी के सुंदर चेहरे से होते हुए उसके पतले सॉफ्ट होठों पर गई तो उसका गला सूखने लगा। वो अपने अंगूठे से पहले परी के होठों को रब किया, फिर तुरंत उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। रुद्र परी के होठों को सॉफ्टली चूम रहा था। वहीं परी तो रुद्र के अचानक ऐसे किस करने पे बिल्कुल फ्रीज हो गई थी, पर रुद्र के बड़े ही सॉफ्टली किस करने से परी उसमें मदहोश होकर उसके किस में साथ देने लगी। परी के साथ को महसूस कर रुद्र मन ही मन बहुत खुश हो गया। अब वो परी के सॉफ्ट चूसी होठों को सॉफ्टली किस करते करते एक्साइटेड हो गया, और कब ये सॉफ्ट किस डिप और पैसिव में बदल गया पता भी नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ शिवाय और कनक अपने रूम में थे। कनक शिवाय के पास जाकर उसके चेहरे को पकड़कर प्यार से कुछ बोली, जिसे सुनकर शिवाय को गुस्सा आ गया और वो तुरंत कनक से दूर होकर मुंह बनाकर बेड पर बैठ गया। जैसे ही कनक ने शिवाय को मुंह फुलाकर बैठे देखी तो वो उसके पास जाकर बैठ गई। शिवाय तिरछी नज़रों से कनक की तरफ देखा, फिर वापस से मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखने लगा। क्या हुआ है आपको? आप ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठे हैं? कनक शिवाय की तरफ देखकर धीरे से बोली, पर शिवाय वापस से अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लिया। वो कुछ नहीं बोला। ये देखकर कनक शिवाय की गाल पर हाथ रख कर बोली, बताइए ना, क्या बात है? आप इस तरह से क्यों मुंह फुलाए हुए हैं? पर शिवाय इस बार भी कुछ नहीं बोला तो कनक बोली, मैं कल जाने वाली हूँ, फिर सोच लीजिए, वापस नहीं आऊँगी मैं। ये सुनते ही शिवाय को गुस्सा आ गया। वो एक झटके में कनक के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच दिया, और जिससे कनक सीधे शिवाय के सीने से जा लगी। शिवाय उसे कसकर पकड़कर बोला, दोबारा ऐसी बातें बोली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पर अभी तुम्हें इसकी बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। ये कहकर शिवाय कनक के होठों को अपने होठों में दबोच लिया और बड़े ही रूडली किस करने लगा। कनक तो बस आंखें फाड़े हैरानी से शिवाय की तरफ देख रही थी। वहीं शिवाय अपने इस किस के जरिए अपने गुस्से को कनक पर निकाल रहा था। कुछ देर बाद जब कनक को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तब शिवाय उसके होठों को छोड़ा और फिर कनक के माथे से अपना माथा जोड़कर बोला, दोबारा मुझसे दूर जाने की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कनक अभी गहरी गहरी सांस ले रही थी। वो शिवाय की बातें सुन आंखें फाड़े उसकी तरफ देखने लगी। तभी शिवाय बोला, ऐसे मत देखो, वैसे तुम जानती हो ना तुम मेरे लिए क्या हो। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर अगर तुम मुझसे दूर जाने के बारे में सोची भी तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा।
सिवाय ये सब कहते हुए एक पागल और सनकी लग रहा था, जिसे कनक साफ उसकी आंखों में देखकर समझ पा रही थी। कहीं ना कहीं कनक को आज सिवाय से डर लग रहा था, वैसा ही डर जैसा उसे पहले लगा करता था। वो धीरे से हिम्मत करके सिवाय से बोली, पर कल तो मुझे जाना है। सिवाय कनक की बात सुन गुस्से से घूरा तो कनक ने अपने दोनों हाथों से सिवाय की गालों को भरकर बोली, प्लीज समझने की कोशिश करिए, मैं परी के लिए जा रही हूँ। अगर मैं वहाँ नहीं गई तो शायद उसे बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, और वैसे भी वो अभी अपनी पुरानी यादें सब भूल चुकी है, तो मेरा उसके पास रहना बहुत ज़रूरी है। सिवाय अब कुछ बोल ही नहीं सका, क्योंकि वो समझ रहा था कि कनक क्या कहना चाह रही है। सिवाय गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, पर मैं तुमसे ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकता। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बिना कितना अकेलापन महसूस करता हूँ। ये सब बोलते हुए सिवाय थोड़ा उदास सा हो गया। कनक सिवाय के चेहरे को देखकर वो भी उदास हो गई। वो धीरे से सिवाय के चेहरे को एक बार फिर से अपने हाथों में पकड़ती है, फिर उसके माथे को चूम लेती है और झट से उसके सीने से लग गई। सिवाय भी कसकर कनक को अपनी बाहों में भर लिया और फिर अपने सिर को उसके बालों में छुपाकर उनसे आ रही भीनी भीनी खुशबू को खुद के अंदर महसूस करने लगा। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे के बाहों में जकड़े हुए थे। कुछ देर बाद जब सिवाय से रहा नहीं जाता है तो कनक को लेकर बेड पर लेट जाता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। फिर बिना वक्त गंवाए तुरंत कनक के होठों को अपने होठों में भरकर बड़े ही प्यार से किस करने लगता है। सिवाय की किस करते ही कनक भी उसका साथ देने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को बेतहासा चूमने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो दोनों एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाह रहे हों। बहुत देर तक एक दूसरे के होठों को चूमने के बाद सिवाय धीरे से कनक के होठों को छोड़ता है और फिर धीरे धीरे कनक के गले और कॉलर बोन पर उसके होठ घूमने लगते हैं। सिवाय का एक हाथ भी कनक के शरीर पर घूम रहा था, जिससे कनक के मुंह से रह रहकर सिसकियों की आवाज़ निकल रही थी, जो कि सिवाय को और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर रहे थे। सिवाय अब पूरी तरह से बेकाबू हो गया था और कनक भी सिवाय के प्यार से मदहोश होने लगी थी। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े एक दूसरे में उलझे हुए फर्श पर बिखरे पड़े हुए थे और दोनों की तेज तेज सांसें और सिसकियों की आवाज़ पूरे रूम में गूंज रहे थे। दोनों ही अपने प्यार भरे खूबसूरत दुनिया में खो गए थे। वो दोनों एक दूसरे को बड़े ही गहराई से प्यार कर रहे थे। उन दोनों की प्यार की खुशबू पूरे रूम में फैली हुई थी। वहीं दूसरी तरफ परी और रूथ एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे। परी रूथ के सीने पर अपने सिर को रखे लेटी हुई थी और परी अपनी उंगलियों से रूथ के शर्ट के बटन के साथ खेल रही थी। वहीं रूथ प्यार से परी के बालों को सहला रहा था। कुछ देर बाद रूथ धीरे से बोला, एंजल, क्या तुम सो गई? रूथ की आवाज़ सुनकर परी तुरंत अपने चेहरे को उसकी तरफ कर धीरे से बोली, नहीं, मैं अभी जग रही हूँ। ये सुनकर रूथ हल्का मुस्कुराया और परी के माथे को चूमकर प्यार से बोला, तो सो जाओ एंजल, काफ़ी रात हो गई है और फिर कल सुबह तुम्हें राजस्थान के लिए निकलना भी तो है। रूथ की बात सुनते ही परी उदास हो गई। वो वापस से अपने सिर को रूथ के सीने पर रख लेती है। रूथ परी की उदासी को समझ गया। वो प्यार से परी के बालों को सहलाते हुए बोला, ऐसे उदास मत हो एंजल, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। और डोंट वरी एंजल, बहुत जल्द मैं एक बार फिर से तुम्हें अपना बना लूँगा, वो भी इस बार पूरी रीति रिवाज के साथ, हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनकर परी की नीली आंखें खुशी से चमक उठी। परी रूथ की तरफ देखकर बच्चों की तरह बोली, सच्ची? रूथ धीरे से अपने चेहरे को परी के चेहरे के पास ले गया और उसके छोटे से नोज से अपने नोज को टच करते हुए बोला, मुच्ची। दोनों ही कुछ देर तक एक दूसरे की तरफ देखे, फिर दोनों तेज तेज हंसने लगे। हंसते हुए परी रूथ को बहुत ही प्यारी लग रही थी। परी को ऐसे देखकर रूथ फिर खुद को रोक नहीं पाया और परी के चेहरे के बिल्कुल करीब कर उसके गुलाबी होठों को एक बार फिर से अपने सख्त होठों में भर लिया। परी अपनी नीली आंखों को टिमटिमाते हुए बस रूथ के एक्शन को महसूस कर रही थी और रूथ के गर्म होठों को अपने होठों पर महसूस कर आंखों को बंद कर लेती है, फिर उसके किस में पूरी तरह से खो जाती है। राजस्थान महल के एक कमरे में एक औरत गुस्से से पूरे रूम को तहस नहस कर रही थी। वो गुस्से से बौखलाई हुई सारे सामान को फेंक रही थी। वो उसी तरह गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, परी, परी, इतनी कोशिश की मैंने कि उस लड़की को इस महल से हमेशा के लिए नामो निशान मिट जाए, उसका साया भी अब इस महल पर ना पड़े, पर नहीं, आखिरकार एक बार फिर से वो मनहूस राजा साहब को मिल गई और वो कल वापस भी आ रही है। ये कहते हुए वो औरत वहाँ टेबल पर रखे एक फ्लावर
वास को फर्श पर दे मारी, जो टूटकर चूर चूर हो गए। तभी वो औरत आगे बोली, लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इस बार मैं उसे अपने रास्ते से हटा कर रहूंगी, क्योंकि जो कुछ भी उसका है वो सब सिर्फ मेरी बेटी का होगा। मैं सिर्फ अपनी बेटी को इस राजस्थान की राजकुमारी बनने दूंगी। मैं उस परी को कभी भी यहाँ की राजकुमारी नहीं होने दूंगी। उसे तो मरना ही होगा। ये सब कहकर वो औरत तेज तेज हंसने लगी। उस औरत के दिमाग में भी कुछ खतरनाक चल रहा था, जिसे सोचकर उसकी हंसी और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। रूथ ने परी को तो सोने के लिए बोल दिया और परी रूथ के बाहों की गर्माहट को महसूस कर जल्द ही नींद की आगोश में चली जाती है। पर रूथ की आंखों में नींद का कहीं नामो निशान नहीं था। वो पूरी रात बस परी के खूबसूरत मासूम से चेहरे को निहारते हुए बिता दिया। भले ही रूथ ने परी को ये समझा दिया था कि जल्द ही वो उसे अपना बनाकर वापस अपने पास ले आएगा, पर वो खुद परी के दूर जाने से बहुत बेचैन था। लेकिन वो चाह कर भी अपनी बेचैनी परी के सामने जाहिर नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर परी को इस बात की भनक भी लगी तो वो उससे भी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। इस कारण वो अपनी परेशानी को खुद तक ही सीमित रखता है। सुबह 5 बजे रूथ अपने बेड से उठा और वहाँ से सीधे उसी फ्लोर पर बने जिम की तरफ बढ़ गया, जैसा कि उसका डेली का रूटीन था। करीब 1 घंटे बाद रूथ रूम में आया। अब तक 6 बज चुके थे। रूम में आते ही उसकी नज़र बेड पर सो रही परी पर गई। परी को इस तरह मस्त होकर आराम से अपने हाथ पैर फैलाकर सो रही थी। परी को ऐसे देखकर रूथ मुस्कुरा उठा। आज फिर से कितने दिनों बाद रूथ अपनी बेड पर परी को सोते हुए देख रहा था, पर अफसोस आज के बाद फिर से बहुत दिनों तक वो परी का ये रूप नहीं देख पाएगा। ये सोचकर अचानक ही रूथ का मुस्कुराता हुआ चेहरा उदास हो गया। कुछ सेकंड बाद वो अपने सिर को झटका और सीधे वॉशरूम में सावन लेने के लिए चला गया। करीब आधे घंटे बाद रूथ वॉशरूम से रूम में आया। अभी उसने अपने वी शेप कमर पर टॉवेल लपेट रखा था कि एक दूसरे टॉवल से अपने बालों को सुखा रहा था। वो उसी तरह चलकर बेड के पास गया और सो रही परी की तरफ झुककर अपने बालों को झटकने लगा, जिससे उसके बालों का पानी परी के गालों पर बिखर गए, जिससे परी नींद में ही कसमसाने लगी। रूथ धीरे से झुककर परी के गालों पर प्यार से किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग एंजल। परी, जो कि अभी नींद में कसमसा रही थी, वो रूथ की मैग्नेटिक वॉइस सुनकर तुरंत अपनी आंखें खोल दी और रूथ को खुद के इतने पास देख वो अपनी पलकों को बार बार झपकाने लगी। वहीं परी की नीली टिमटिमाती हुई आंखों को देख रूथ प्यार से उसके माथे को चूमा और बोला, ऐसे क्या देख रही हो एंजल? जल्दी से उठो और फ्रेश हो जाओ, वरना कुछ ही देर में तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। जैसे ही परी रूथ की बात सुनती है, वो पूरी तरह से अपनी सेंस में आई और हड़बड़ाते हुए बेड से उठकर बैठ जाती है। तभी उसका हाथ रूथ के सीने से लग जाता है, जिससे दोनों के ही शरीर में एक तेज करंट सा दौड़ जाता है। कुछ सेकंड के लिए दोनों ही अपनी अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं, पर रूथ तुरंत ही खुद को कंट्रोल कर हल्का सा झुककर परी के होठों को चूमता है और फिर उसे जल्दी से उठकर फ्रेश होने के लिए कहता है। परी जल्दी से रूथ से दूर होकर लगभग भागते हुए वॉशरूम की तरफ चली जाती है। परी को इस तरह हड़बड़ाकर भाग कर जाते देख रूथ मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाता है और वो तेज तेज हंसने लगता है। उफ एंजल, तुम्हारा ये शर्माना कहीं मुझे पागल ना कर दे। रूथ अपने बालों में हाथ फिराते हुए खुद से बोला और मुस्कुराकर सीधे चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं परी वॉशरूम का डोर लॉक कर मिरर के सामने खड़ी होकर खुद के चेहरे को देख रही थी, जो कि अब तक पूरे लाल हो गए थे। वो खुद की बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करते हुए बोली, हे माता रानी, क्या हो गया था मुझे? क्यों मैं उन्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाती और उनकी तरफ बढ़ जाती हूँ? शायद ये उनका प्यार और मेरे दिल में बसी उनके लिए मोहब्बत है, जो मेरे यादों के मिटने के बाद भी मुझ में अभी भी शामिल है। कुछ देर बाद परी शावर लेकर बाथरोब पहने हुए वॉशरूम से बाहर रूम में आई। जल्दबाजी में वो कपड़े ले जाना तो भूल गई थी, इस कारण वो बाथरोब में ही रूम में आ गई। वो इधर उधर देखी। जब रूथ उसे रूम में कहीं नहीं दिखा तो परी एक राहत की सांस ली और जल्दी से चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। जैसे ही परी चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ ही रही थी कि सामने से रूथ आ रहे उसे टकरा गई। इससे पहले परी गिरती, उससे पहले ही रूथ उसके कमर में हाथ डाल खुद के करीब खींचते हुए बोला, संभाल कर एंजल। वहीं परी अपनी आंखों को भींचे हुई थी और अपने बाथरूम को कसकर पकड़ रखी थी। ऐसे में रूथ की नजरें परी के खूबसूरत चेहरे पर ठहर गया। इस समय परी और भी ज्यादा मासूम और प्यारी लग रही थी। वो अभी अभी सावन लेकर आई थी, जिस कारण उसका चेहरा बिल्कुल गुलाबी था
और परी के गुलाबी होठों पर सावर के पानी की बूंदें गिरी हुई थी, जिसे देखकर रुथ का गला सूखने लगा। अब वो खुद को नहीं रोक पाया और रुथ अपने आप को नहीं रोका और तुरंत झुककर परी के गुलाबी होठों को अपने होठों में भरकर पैसेटली किस करने लगा। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।